जय हिंद। महाजनपद के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी और हमने बात की थी महाजनपद के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। महाजनपद की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे घन संघ और किंगडम्स के डिफरेंस के बारे में। एक सवाल ये भी आता है कि घन संघ का मतलब क्या होता है, उसको भी देखेंगे और घन संघ और किंगडम्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्री एमिनेंस ऑफ मगध के बारे में। मगध के इमर्जेंस से पहले कहानी क्या रही, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या रहे, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि टोटल 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। टोटल कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से सबसे पावरफुल स्टेट्स कौन से हुआ करते थे? इनमें से सबसे पावरफुल हुआ करते थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध, कौशल, वत्स और अवंती वर द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन द 6th सेंचुरी। दो महाजनपद ऐसे भी हुआ करते थे जिनको घन संघ बुलाया जाता था। और वो दो महाजनपद कौन कौन से हुआ करते थे? एक वाजी और दूसरा मल्ल। वाजी और मल्ल दो ऐसे महाजनपद हुआ करते थे जिनको घन संघ बुलाया जाता था। सवाल आता है कि घन संघ का मतलब क्या होता है? घन संघ का लिटरल मीनिंग होता है असेंबली ऑफ द घन, या फिर ये कहें कि असेंबली ऑफ द क्लेन्स। उसको क्या बुलाया जाता था? उसको घन संघ बुलाया जाता था। बेसिकली होता क्या था? ऐसे क्लेन्स जो कि खुद को एक दूसरे के इक्वल स्टेटस का समझते थे, वो मिलके एक महाजनपद बनाते थे, वो मिलके एक महाजनपद को चलाते थे। और ये जो असेंबली ऑफ द घन है, ये जो असेंबली ऑफ द क्लेन्स है, इसी को क्या बुलाया जाता था? इसी को घन संघ बुलाया जाता था। ये जो घन संघ होते थे, ये किंगडम से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते थे। जैसे किंगडम्स के अंदर सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क देखने को मिलता था। किंगडम्स के अंदर राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। लेकिन ये जो घन संघ होते थे, इनमें गवर्नमेंट बाय असेंबली देखने को मिलती थी। और ये जो असेंबली होती थी, ये भी ओलिगार्की को फॉलो करती थी। ओलिगार्की मतलब कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, उनसे मिलके एक असेंबली बनाई जाती थी। और ये जो असेंबली होती थी, ये घन संघ में सरकार को रन करती थी, गवर्नमेंट को रन करती थी। कुछ घन ऐसे देखने को मिलते थे जिनमें सिर्फ एक क्लेन हुआ करता था, जैसे शाक्य, जैसे मल्ल। और कुछ ऐसे भी घन होते थे जिनमें बहुत सारे क्लेन्स देखने को मिलते थे, जैसे वाजीज। वाजीज में 8 या 9 क्लेन्स देखने को मिलते थे। ये बेसिक सा डिफरेंस है घन संघ और किंगडम्स के बीच में। डिटेल में अगर देखें घन संघ और किंगडम्स के बीच में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, तो देखो एक चीज तो ये कि ये जो घन संघ होते थे, यहाँ पे जो चीफ का ऑफिस होता था वो हेरिडेटरी नहीं होता था। अभी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट बाय असेंबली देखने को मिलती थी। तो जो चीफ का ऑफिस होता था वो हेरिडेटरी नहीं होता था। और ये जो चीफ होता था, इसको क्या बुलाया जाता था? इसको घनपति बुलाया जाता था या घनराज बुलाया जाता था। चीफ को क्या बुलाया जाता था? घनपति बुलाया जाता था या फिर घनराज बुलाया जाता था। जो पावर होती थी एक्चुअल में, वो एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल के हाथ में होती थी, जिसको अभी तक हम क्या बुला रहे थे? असेंबली बुला रहे थे। एक्चुअल में जो पावर होती थी वो किसके हाथ में होती थी? एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल के हाथ में होती थी। और जो ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, उसमें ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिलते थे। वहीं अगर बात करें किंगडम्स की, तो किंगडम्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट देखने को मिलती थी। और किंग जो है वो सोवरेन होता था, किंग जो है वो ऑल पावरफुल होता था। जितनी भी पावर होती थी वो किंग के हाथ में होती थी या रूलिंग फैमिली के हाथ में होती थी। और सक्सेशन जो है वो हेरिडेटरी हुआ करता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था। और यूजुअली होता ये था कि राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो अगला राजा बनता था। तो एक प्राइमरी डिफरेंस क्या है कि घन संघ में
जो चीफ का ऑफिस होता था वो हेरिडेटरी नहीं होता था। चीफ को क्या बुलाया जाता था? घनपति बुलाया जाता था। ये जो घन संघ है, इनमें जो पावर होती थी वो रहती थी एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल के हाथ में। लेकिन किंगडम्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट देखने को मिलती थी। किंग ऑल पावरफुल होता था, सारी पावर या तो किंग के पास में होती थी या रूलिंग फैमिली के पास में होती थी, और सक्सेशन जो है वो हेरिडिटरी होता था। ये जो घन संघ है, ज्यादातर संघ जो हैं, घन संघ जो हैं, वो देखने को मिलते हैं हिमालयन फुटहिल्स में इन दी ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के जो हिमालयन फुटहिल्स हैं वहां पे ज्यादातर घन संघ देखने को मिलते हैं। ये जो किंगडम्स हैं ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं इन दी फर्टाइल एल्यूवियल ट्रैक्ट्स ऑफ गंगा वैली। और ये भी कुछ इंडिकेट करता है। इंडिकेट क्या करता है कि हो सकता है ये जो घन संघ हैं ये जब धीरे धीरे किंगडम्स की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा था, उससे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। ये जो घन संघ हैं ये प्रॉपरली बड़े बड़े किंगडम्स में खुद को ट्रांसफॉर्म कर नहीं पाए थे, बिकॉज इनकी लोकेशन बता रही है ना कि हिमालयन फुटहिल्स पे ज्यादातर घन संघ देखने को मिलते थे। मतलब ये जो बड़े बड़े किंगडम्स बनने की शुरुआत है उस दौर में घन संघ देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे बड़े बड़े किंगडम्स बनते जाएंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वैसे वैसे शिफ्ट भी देखने को मिलेगा और बड़े बड़े किंगडम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं फर्टाइल एल्यूवियल ट्रैक्ट्स ऑफ गंगा वैली में। ये जो घन संघ हैं इनमें सिर्फ दो लेवल पे स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता था। एक होते थे क्षत्रिय राजकुल, बेसिकली जो रॉयल फैमिली होती थी उसको बुलाया जाता था क्षत्रिय राजकुल, और दूसरे होते थे दशा क्रमकारा। जो स्लेव्स होते थे, जो लेबरर्स होते थे, उनको बुलाया जाता था दशा कर्मकारा। लेकिन किंगडम्स के अंदर ये जो क्लैन की लॉयल्टी होती थी वो बेहद कमजोर हो गई थी। घन संघ में अभी भी ट्राइबल एलिमेंट्स देखने को मिलते थे, तो क्लेन के प्रति भी जो लॉयल्टी है वो देखने को मिलती थी। लेकिन बड़े बड़े किंगडम्स में ये जो क्लेन के प्रति लॉयल्टी हुआ करती थी ये बेहद कमजोर हो गई थी, और किंगडम्स के अंदर ज्यादा फोकस था कास्ट लॉयल्टीज के ऊपर, ज्यादा फोकस था लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग के ऊपर। बट ऑब्वियस बात है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जो घन संघ हुआ करते थे इनमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देखने को मिलती थी, या फिर ये कहें कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो घन संघ में देखने को मिलते थे। इनफैक्ट कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मैटर होता था तो उसको असेंबली में डिस्कस किया जाता था, और असेंबली एक हॉल में मिलती थी, और ये जो हॉल होता था इसको संता घर बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? इसको संता घर बुलाया जाता था। एक ऑफिसर होता था घन पूरक, और ये जो घन पूरक होता था इसका काम होता था कोरम को एंश्योर करना। ये जो असेंबली है, अगर इस असेंबली में किसी इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन होना है तो कोरम को एंश्योर करने का काम किसका हुआ करता था? घन पूरक का हुआ करता था। और कोरम का मतलब क्या होता है होपफुली आपको पता होगा। इंडियन पॉलिटी के हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, वहां पे कोरम के बारे में इन डिटेल बातचीत की गई है। पता है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर नहीं पता है तो फिर इंडियन पॉलिटी वाली जो सीरीज है उसको देखो, वहां पे पता चलेगा। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हुआ करते थे ये असेंबली में डिस्कस किए जाते थे, और फिर इवेंचुअली इनके ऊपर वोट किया जाता था। और वोटिंग जो है वो की जाती थी वुड के पीसेस के थ्रू, और ये जो वुड के पीसेस हुआ करते थे इनको सलाखाज बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? सलाखाज बुलाया जाता था। और एक ऑफिसर हुआ करता था जिसको सलाका घापक बुलाया जाता था। ये जो सलाका घापक हुआ करता था ये कलेक्टर ऑफ वोट्स हुआ करता था। इसकी जिम्मेदारी होती थी कि जो वोटिंग प्रोसेस है ये एकदम फ्री एंड फेयर हो। अगर मोटा मोटा बोलें तो घन संघ के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के एलिमेंट्स देखने को मिलते थे। लेकिन किंगडम्स के अंदर जो पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी वो सेंट्रलाइज्ड होती थी। जितनी भी पॉलिटिकल पावर होती थी वो किसके हाथ में होती थी? वो इवेंचुअली किंग के हाथ में होती थी। हाँ, किंग को एडवाइस करने के लिए, किंग को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स हुआ करते थे। कहीं कहीं पे एडवाइजरी काउंसिल्स भी हुआ करती थी, जैसे परिषद, जैसे सभा। लेकिन अल्टीमेटली
पावर किसके हाथ में होती थी? किंग के हाथ में होती थी। और किंगडम्स के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखने को मिला कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग का इमर्जेंस हुआ। राजा को भगवान से, देवताओं से कंपेयर किया जाने लगा। और जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग इमर्ज होगा तो ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, इनकी सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी और जो प्रीस्टली रिचुअल्स होंगे उनकी सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। ये जो घन संघ हैं ये ज्यादा टॉलरेंट हुआ करते थे टुवर्ड्स द अनऑर्थोडॉक्स व्यूज, टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंट ओपिनियंस, टुवर्ड्स द ओपिनियंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ज्यादा टॉलरेंस जो है वो देखने को मिलता था घन संघ में। और इसीलिए जब बुद्धिज्म की बात होने लगी, जब जैनिज्म की बात होने लगी, तो ये जो घन संघ हुआ करते थे ये ज्यादा रिसेप्टिव थे। लेकिन किंगडम्स जो हैं वहां पे देखने को मिलता था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। हर एक चीज में, पॉलिटिकल साइड में, सोशल साइड में, रिलीजियस साइड में, हर एक साइड में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिलता था। और इसलिए टॉलरेंस के लिए कंपैरेटिवली कम स्पेस हुआ करता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, घन संघ और किंगडम्स के बीच में डिफरेंस क्या है ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो चीफ का ऑफिस होता था वो हेरिडेटरी नहीं होता था। चीफ को क्या बुलाया जाता था? घनपति बुलाया जाता था। अब चीफ का ऑफिस हेरिडेटरी नहीं है तो पावर किसके हाथ में है? पावर है एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल के हाथ में। किंगडम्स की अगर बात करें तो किंगडम्स में सेंट्रलाइज्ड पावर होती थी, सारी पावर राजा के हाथ में होती थी। और जो सक्सेशन होता था वो हेरिडेटरी होता था। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो ज्यादातर जो घन संघ है वो देखने को मिलते थे हिमालयन फुटहिल्स में। और ज्यादातर जो किंगडम्स हैं वो देखने को मिलते थे गंगा वैली के फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स में। ये जो घन संघ है इनमें सिर्फ दो लेवल का स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता था। एक होती थी रॉयल फैमिली और दूसरा स्लेव्स और लेबरर्स। किंगडम्स की अगर बात करें तो किंगडम्स के अंदर ये जो क्लैन के प्रति लॉयल्टी हुआ करती थी ये बेहद कमजोर हो जाएगी। लॉयल्टी देखने को मिलेगी कास्ट के प्रति और लॉयल्टी देखने को मिलेगी किंग के प्रति। ये जो घन संघ हुआ करते थे इनमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के एलिमेंट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है उसको असेंबली में डिस्कस किया जाता था और ये असेंबली एक हॉल में मिलती थी जिसको संता घर बुलाया जाता था। एक ऑफिसर हुआ करता था घन पूरक जिसका काम होता था कोरम को इंश्योर करना। ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हुआ करते थे इनके ऊपर वोट लिया जाता था और वोटिंग के थ्रू डिसाइड होता था कि मैटर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन किंगडम्स की अगर बात करें तो किंगडम्स में जो पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी वो सेंट्रलाइज्ड होती थी। कोई भी डिसीजन है इवेंचुअली कौन लेगा? किंग लेगा। इनिशियली ये जो किंग हुआ करता था इसको एड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स हुआ करते थे। कहीं कहीं एडवाइजरी काउंसिल्स देखने को मिलेंगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग इमर्ज होगा। और जब इस कॉन्सेप्ट का इमर्जेंस देखने को मिलेगा तो ये जो एडवाइजरी काउंसिल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाएगी और फोकस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स प्रीस्टली रिचुअल्स। ये जो घन संघ है ये ज्यादा टॉलरेंट हुआ करते थे टुवर्ड्स अनऑर्थोडॉक्स व्यूज। लेकिन किंगडम्स के अंदर ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिलता था और इसलिए टॉलरेंट होने का जो स्पेस है वो बेहद कम हुआ करता था। बेसिक सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को याद रखना। बिकॉज अगर कभी कहीं पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्लैंक हो एकदम। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब बात आती है अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्री एमिनेंस ऑफ मगध के बारे में। ये जो 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं इनमें से सबसे पावरफुल महाजनपद बनके इमर्ज होगा मगध। लेकिन मगध के इमर्जेंस से पहले कहानी क्या रही, क्या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, उस सब के बारे में देख लेते हैं। देखो,
ये जो महाजनपद थे इनके बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते थे। बट ऑब्वियस सी बात है, हर कोई महाजनपद खुद को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाना चाहता है, खुद को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी चाहता है, तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो देखने को मिलेंगे। और इन्हीं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इमरजेंस होगा मगध का एज द मोस्ट पावरफुल स्टेट, एज द सेंटर ऑफ वास्ट एम्पायर। सबसे पावरफुल स्टेट बन के उभरेगा मगध। और ये जो मगध के राइज की कहानी है ये शुरू होगी विद बिंबिसार। बिंबिसार जो कि हरियंका डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और लगभग 52 इयर्स तक रूल करेंगे। बिंबिसार ने फाउंडेशन रखी इस मगध के राइज की, इस मगध की सुप्रीमेसी की। एक टेक्स्ट है महावामशा, कई बार इसके बारे में हमने पढ़ा है। महावामशा में बताया गया है कि बिंबिसार को राजा के तौर पे उनके फादर ने बिठाया एट द एज ऑफ 15। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि बिंबिसार जो है वो इस हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे। हालांकि अगर बात करें एक्चुअल फाउंडर की, जिन्होंने एक्चुअल में फाउंडेशन रखी और मगध को बेहद पावरफुल बनाया, वो बिंबिसार ही हैं। लेकिन क्योंकि उनको उनके फादर ने राजा के तौर पे राजमुकुट पहनाया, उनको बिठाया गद्दी पे, तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल फाउंडर वो नहीं है। और ये राजा कितने की उम्र पे बने? 15 की उम्र पे बने। बिंबिसार जो है वो बुद्धा के भी कंटेम्पररी थे और महावीर के भी कंटेम्पररी थे। दो इतने बड़े लोग उस दौर के, बुद्धा और महावीर, दोनों के कंटेम्पररी थे बिंबिसार, और इन दोनों को ही बेहद रिस्पेक्ट भी किया करते थे। बिंबिसार ने फॉलो करी 3 pronged पॉलिसी। बिंबिसार ने 3 pronged पॉलिसी को फॉलो किया। एक तो इन्होंने फोकस किया मैट्रिमोनियल अलायंसेस के ऊपर। 3 बीवियां थी इनकी और तीनों बेहद पावरफुल किंगडम से बिलोंग किया करती थी। तो एक तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस के ऊपर फोकस किया। दूसरा, इन्होंने फोकस किया फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स के ऊपर। उस दौर के जितने भी स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे उनके साथ में बिंबिसार ने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप करी। और तीसरा, इन्होंने फॉलो किया कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर्स। जो आसपास कमजोर नेबर्स हुआ करते थे उन पे ये अटैक करते थे, वहां पे टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलता था। तो 3 pronged पॉलिसी ऑफ बिंबिसार कि एक तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस के ऊपर फोकस किया, दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे उस दौर के उनके साथ में फ्रेंडशिप बिल्ड की, और जो वीक नेबर्स थे उनके साथ में कॉन्क्वेस्ट देखने को मिला। बिंबिसार laid the foundation of the Magad, laid the foundation of the emergence of the powerful Magad। अच्छा, आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे हरियंका डायनेस्टी के बारे में, हम पढ़ेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, हम बात करेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। लेकिन इन सब के बारे में एक साथ पढ़ाना चाहता हूं मैं, तो एक साथ अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन छोटा रख रहे हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, देख लेना धनसन क्या होते हैं, किंगडम्स क्या होते हैं, और थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड स्टोरी है इसको भी दिमाग में रखना। अगले सेशन की बातचीत अगले सेशन में करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।